तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आपका। हमारे सेकंड चैप्टर रहेगा आज का। क्योंकि आपने थंबनेल पे या फिर टाइटल में देखा ही होगा कि सिक्स क्लास की हमारी सीक्वेंस है। पिछला चैप्टर भी एंजॉय किया होगा आपने हिस्ट्री का। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं हमारे। तो स्टार्टिंग कर रखा है कि तुषार नाम का एक लड़का है, मतलब पृष्ठभूमि बता रखा है कि एक लड़का तुषार नाम का जो अपने रिश्तेदार किसी शादी वगैरह में जा रहा था, किसी फंक्शन में ट्रेन में। तो उसके अंकल जी इसको बोलते हैं कि ये ट्रेन तो 150 साल पहले चली है और बस चलेंगे इस एकेड में, मतलब इस डेकेड में, मतलब इस दशक से स्टार्ट हुई है। तब इसके जहन में आता है कि पहले के लोग, मतलब अगर 150 साल पहले ही ट्रेन चली है तो पहले के लोग इतनी लंबी लंबी दूरियां कैसे तय करते होंगे। तो इसी से एक पृष्ठभूमि बताता है। और जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में, तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि मतलब किस किस प्रकार से किस किस चीज़ की खोज हुई है। और तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका सब टॉपिक है वो दे रखा है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। बहुत बेसिक्स कंसेप्ट हम जानेंगे इसमें। बेसिक्स के साथ बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट वन डे जो एग्जाम है उनमें सीधे पूछ लेते हैं कि पहले आग, सबसे पहले आग की खोज कहाँ हुई थी, गेहूं चावल कहाँ खोजा गया था, पहले के लोगों को क्या कहा। इतनी सारी डेफिनेशन आएंगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो इसमें इस चैप्टर में जो सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये जो वर्ड है निम्न में से किससे संबंधित है। ऐसे तो एक भी मिस मत करना, सीरियसली होकर हम पढ़ते हैं। तो जो स्टार्ट कर रखा है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो इस सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, मतलब जो रहा करते थे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो आज से 20 लाख साल पहले यहाँ रहा करते थे। और उनको हम कहते क्या थे, किस नाम से जानते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की जो विधि के आधार पर इन्हें हम इस नाम से पुकारते थे कि चूंकि भोजन का संग्रहण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और शिकार करके और भी सारे जंगल से बहुत सारी चीजों से क्या भोजन जुटाते थे। इसके नाम, मतलब इस ये जिनका ये कार्य था, इस कार्य के बेस पे हम उनको ये नाम पुकारते थे कि आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब हम जाने तो होता है शिकारी। आमतौर पर खाने की चीजों में भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां चिड़िया भी पकड़ते थे। इसके अलावा फल फूल, मूल हो गए, दाने पत्ते, पत्तियां पौधे, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप, चूंकि जैसा हमारा भारत उपमहाद्वीप, ऐसे ये गर्म क्षेत्रों में, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए पेड़ पौधों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि जो गर्म क्षेत्र होते हैं ना, उनमें पेड़ पौधों की जो वनस्पति होगी, उनकी डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी जंतु जीव जंतुओं की। तो उनके लिए जो ये खाने का जो खाद्य पदार्थ जो शिकार जो करते थे इन क्षेत्रों में ज़्यादा करते थे, क्योंकि आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाता था। अब अब मेन बात आती है कि ये जो जब शिकार करते थे तो ये इनको पहचान भी करना होता था कि कौन से पौधे विषैले हैं, मतलब किन किन पौधों को हमको इकट्ठा करना है, किन किन जानवरों को, मतलब जानवरों को शिकार, चिड़िया मछलियों को पकड़ने के लिए भी बड़ा सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था और तेज रहना, मतलब कि दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता था। ये बात तब की है जब ये आंखें टक, हम उनको आंखें टक कह के पुकारते, वो शिकार करते थे तब। और उनको ये सिलेक्ट करना होता था कि कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी चीज़ खाने की नहीं है। बहुत से जानवरों से, मतलब ये भी ज्ञान, मतलब उस टाइम पे कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो उनको ये भी पता करना होता था कि कौन सा जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो पता है, खाद्य संग्राहक समुदाय है, वो 4 कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। यहाँ 4 रीजन्स दे रखा है कि एक जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के यहाँ 4 रीजन्स दे रखा है। 4 रीजन्स में जो पहला कारण क्या है, पहला रीजन दे रखा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो जो आस-पास उनके जो पेड़-पौधे होंगे, जो जानवर होंगे, वो खत्म हो जाएँगे, मतलब उनका सभी का शिकार कर लेंगे, पेड़-पौधों को शिकार कर लेंगे। इसके कारण क्या होगा, जब वो खत्म हो जाएँगे एक जगह पे तो उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, दूसरी जगह अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है इसमें कि वे दूसरा क्या रीज़न था जिसकी वजह से वे प्रवास, एक प्रकार से प्रवास करते थे। दूसरा क्या था कि जो जानवर थे ना, वो जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से चारा खत्म हो गया तो वे चले जाते दूसरी जगह पे। जानवर चले गए तो उनके पीछे-पीछे है ना, इनको भी जाना पड़ता था। तो इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे-पीछे जाया करते थे। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरे रीज़न से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का तीसरा रीज़न क्या था कि जो पेड़ और पौधों में जो फल-फूल हैं, अलग-अलग मौसम में आते थे। इसलिए वे लोग, मतलब जो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते थे। मतलब कि जैसे सर्दी के मौसम में
जो कुछ वनस्पतियाँ इधर मतलब सर्दी के मौसम वाली सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम वाली गर्मी के मौसम में, ऐसे पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ तो ये विकसित होती थी। तो इनको भी है मौसम के हिसाब से चेंज करना पड़ता था। प्रवास का तीसरा कारण था इनका ये। चौथा होता था पानी। चौथा कारण है पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या जो पेड़ पौधे हैं उनका जीवित रहना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मतलब पानी झीलों, झरनों, नदियों से मिलता है। यद्यपि नदियों, झीलों का पानी कभी सूखता नहीं है। कुछ झीलों एवं नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है। अब इस पानी से प्रवास का क्या संबंध है? इसलिए अब ये समझते हैं कि इसलिए ऐसी झीलों एवं नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते थे। मतलब 4 रीज़न हो गए। एक तो क्या था, जब वो ये जहाँ जिस स्थान पे रहते थे उसका शिकार खत्म हो जाए तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरी जगह दूसरा रीज़न क्या था, जब वो जानवर होंगे उनको मतलब उन चारा वगैरह उनका खत्म हो जाएगा तो जानवर चले जाते तो उनके पीछे पीछे इनको जाना पड़ता था, यात्राएं करनी पड़ती थी दूसरी जगह की। तीसरा ये कि जब एक मौसम के हिसाब से कि जब गर्मी आ गई तो गर्मी वाला मौसम में मतलब कुछ पेड़ पौधे वनस्पति और जानवर ऐसे हैं जो गर्मी के क्षेत्र में रहेंगे, सर्दी में तो मौसम के हिसाब से इनको प्रवास करना पड़ता था। चौथा रीजन था पानी की वजह से। ये कैसे, मतलब एक पानी के पास रहते थे, कहीं पे पानी की कमी हो जाएगी तो दूसरी जगह पानी, क्योंकि पानी के बिना ना तो पेड़ पौधे संभव है ना जीवन। तो इन 4 कारणों से उनको पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक रीज़न और बता रखा है कि नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो नेक्स्ट है हमारा कि आरंभिक जो मानव है उसके बारे में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप में देखें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे उसके मन में आता है, जो हमने करेक्टर देखा था ऊपर ऊपर, तो उसके मन में आता है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में करते थे। क्योंकि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं कि जिसका उपयोग कौन करते थे, जो शिकार करने के लिए और मतलब जो आखेटक है उनका यूज करते थे, बहुत सारे उनके माध्यम से पता चलता था। काम के लिए पत्थरों, लकड़ियां एवं हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। अब इसमें कुछ पहले के टाइम के मतलब कुछ वो दे रखे हैं, औजार दे रखे हैं और उनका मतलब दे रखा है कैसे कैसे। जो ये एक कै नंबर के जो ये जो दिख रहा है कै नंबर के ये क्या है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। मतलब प्राचीनतम मतलब बहुत पुराने पत्थरों से बने हुए औजार। दूसरे, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। पहले ये बने थे, फिर कई हजार साल बाद एक कै नंबर के बने थे। इसके बाद गै में आता है और देन इनके बाद में बने ये गोल हो गए। पहले थोड़ा बड़े थे, थोड़े छोटे हुए, थोड़ी अलग अलग स्ट्रक्चर बनी। और गै था, गैप में उनका आकार साइज थोड़ा छोटा और थोड़ी नुकीले होने लगे। है जो फोर्थ नंबर पे जो लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया, जिनका आकार और छोटा हो गया और नुकीले ज्यादा हो गए। और जो लास्ट था ये गुटी का या प्राकृतिक पत्थर से बने हुए थे, मतलब कि गोल, जो आग जलाने के लिए ऐसे काम आया करते थे। ये 5वें नंबर के हो गए। मतलब पहले ये बड़े थे, उनसे थोड़ा साइज छोटा, थोड़े नुकीले, और साइज छोटा होता गया, और साइज छोटा होता गया, और लास्ट में ये गोल तरीके की जो नेचुरल प्राकृतिक पत्थरों से आग वगैरह का यूज करने में। तो इनके माध्यम से पता लगाया जाता था कि इनका जीवन, आरंभिक जीवन कैसा था। ये करते क्या थे, इनसे इनसे ये करते थे कि इन औजारों का उपयोग वो फल फूल काटने में, फल फूल को काटने में, हड्डियां या मांस काटने में, पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने के लिए क्या किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियां एवं लकड़ियों के जो मट्ठे होते हैं, मुट्ठे, वो लगा कर, मतलब कोई पत्थर है उसमें लकड़ी का कुछ ऐसे फंसा के और वो बना लेते थे, हथियार बना लेते थे, जैसे बाण बना लेते थे, हथियार बना लेते थे। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों में करते थे औजार बनाने में। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल दे रखा है। पहला जो है वो दे रखा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदते हुए, मतलब एक हथियार से मतलब जड़ निकालने के लिए खोदते हुए इन पत्थरों का उपयोग करके, पत्थरों के औजारों का। सेकंड में वो खाल को चीर रहे हैं किसी जानवर की को, या वस्त्रों को सील रहे हैं पहनने के लिए। तो इसके बाद रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे, मतलब रहने की जगह का निर्धारण किस आधार पर कैसे करते थे। तो मानचित्र दो, लाल त्रिकोण वाले, मतलब मानचित्र में क्या है, मानचित्र देखते हैं। मानचित्र में एक जगह बता रखी है क्या क्या कैसे कैसे। जो इसमें जो ये रेड कलर का जो साइन है, जो संकेत है, उसमें पूरा पाषाणिक पूरा स्थल को दर्शाया गया है। अभी कहाँ कहाँ है, जैसे कुरनूल की गुफाएं, ये हुंस की, इसके अलावा भीमबेटका, ये प्राचीनतम। उसके अलावा एक बॉक्स टाइप में है जो नवपाषाण काल, उनके बाद में जो 10,000 साल तक, मतलब 2 लाख से 10,000 साल तक पूरा पाषाण काल को आरंभिक पाषाण काल जिसको बोलते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल बोलते हैं, वो काल होता है 10,000 के बाद। तो उसके अंतर्गत आते हैं मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरान,
ये यूपी की कोलडिब्बा, महागड़ा, दार्जिलिंग हेडिंग, इसके अलावा हल्लूर और पियमपल्ली, इसके अलावा महापाषाणिक पुरा स्थल। उसके बाद की जो पाषाण कालिक स्थल थे जिनको महापाषाणिक काल पुरा स्थल बोलते हैं, उनमें आते हैं ब्रह्मागिरी और आदिचनल्लूर, ये दो है। इसके अलावा जो आरंभिक गांव है, स्टार्टिंग में जो गांव का बनना स्टार्ट हुआ, इमाम गांव। इसके अलावा जो आधुनिक गांव, जैसे आधुनिक शहर तो आपको पता है, जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता, दिल्ली हो गई। अब तो आप तो देखिए, अब तो जो जानते हो, मतलब पांच पांच पार्ट्स में इसमें समझा रखा है। पहले पूरा पाषाण कालिक पूरा स्थल, फिर नव पाषाण कालिक, फिर महापाषाणिक, फिर स्टार्टिंग में आरंभिक और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो 5 प्रकार से इसमें समझा रखा है कि अब ये इनके आधार पर, और जिस स्थान पे ये रहते थे, जिन स्थानों पे रहते थे और जहाँ पे ये लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उद्योग स्थल कहा जाता था। और कहाँ रहते थे ये, ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर हो इनके उद्योग के लिए, तो उसको उद्योग स्थल बोलते थे। और मतलब इनके ये मिले कैसे हैं, काफ़ी काफ़ी जगह पे इनके जो ये हथियार बनाए हुए, जो औजार बनाए हुए, इनके जो मिले, तो इससे हम अनुमान लगाया गया है कि या तो ये मतलब उन उन जगहों को तो छोड़ देते थे जहाँ पे पत्थर सही नहीं मिलता था इनको, या फिर कोई जगह पे लंबा भी टिक के रहते थे जहाँ पे बहुत सारे इनके अवशेष मिले हैं। तो साथ ही औजारों को बनाने के बाद पत्थर टूटे फूटे टुकड़ों के इन स्थलों पे मिलते हैं। हमने जाना है कि कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक मतलब रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है भीमबेटका, जो है भीमबेटका, पहले मैप में देख ले भीमबेटका किधर है। ये भीमबेटका है, एमपी मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ये पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका। तो इसके बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से क्या मिला है। भीमबेटका जो है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश, आधुनिक एमपी आवासीय पुरा स्थल है। इसको आवासीय पुरा स्थल हमने जाना था जहाँ पे बहुत लंबे समय से टिक कर रहते हैं और जहाँ पे पत्थरों से औजारों का निर्माण करते हैं, उनको उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल बोलते हैं। तो ये भीमबेटका एक ऐसा ही आवासीय पुरा स्थल है, यहाँ लोग रहा करते हैं। यहाँ पे मिली हैं गुफाओं, कंदराओं में वे लोग स्थल स्थल होते थे, मतलब उनके जैसे वे स्थल होते थे, जहाँ इनमें गुफाओं एवं कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे, जहाँ यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य में भी मिली हैं, दक्कन के तक पर्वतीय इलाकों में भी मिलती है, नर्मदा घाटी के आसपास। तो ये था कि ये रहते कहाँ हैं, मतलब जो आवास है उसका निर्धारण कैसे करते हैं। इसके अलावा पुरा स्थल की परिभाषा दे रखा है। पुरा स्थल क्या होते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के लिए काम के लिए किया जाता है। मतलब लोग जो वस्तुएं बनाते थे, औजार, बर्तन, इमारतें, ये क्यों बनाते थे? ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया है, मतलब अपना काम हो जाए। औजारों का उपयोग जैसे शिकार करने में, और हमने जाना था कि पेड़ पौधों से जड़ वगैरह निकालने में। और बर्तन और इमारतों का यूज़ तो आपको पता है क्या यूज़ करने के लिए किया होगा। इसके अलावा बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र एवं नदी के तल में भी पाए गए हैं। उनके जो पुरा स्थल, जो उनके जो अवशेष मिले हैं, तो उनको बोलते हैं पुरा स्थल बोलते हैं। जहाँ अवशेष मिलते हैं उनको हम पुरा स्थल बोलते हैं, जहाँ ऐसे अवशेष मिलते हैं। अब इनका जो पाषाण औजारों का निर्माण किन तरीकों से, मतलब 2 तरीकों से पाषाण औजारों का निर्माण करते थे। एक तो कैसे, पत्थर से पत्थर को टकरा के, मतलब 2 बड़े पत्थर को टकरा के, फिर उससे सख्त, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसको एक हाथ में लिया जाता था, और दूसरे पत्थर पर एक पत्थर से हथौड़ी जैसा इस्तेमाल किया। जैसे इसमें अगर औजार बनाना है तो इसको पत्थर को हाथ में लिया, और दूसरे को, जैसे इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, देखो इधर एक जिस पत्थर से औजार बनाना है उसको दूसरे हाथ में दूसरे हथौड़ी की तरह यूज कर रखा है, कॉर्नर काट रहे हैं। तो इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार नहीं, उपकरण नए बन जाते हैं। जो किनारे होते हैं ना, जिनको सल्क बोलेंगे, छोटे छोटे किनारे आ जाते हैं, उनको हटाते जाते हैं जब तक इनका जो चाहिए, जो औजार इनको चाहिए वो नहीं बन जाता तब तक के लिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है दबाव सल्क तकनीक। इसका मतलब क्या है? इसमें क्रोड को, जो क्रोड मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है, क्रोड को एक स्थित सतह पर टिकाया जाता है। किसी स्थित सतह पर क्रोड को ऐसे टिका दिया, और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। मतलब जैसे कि कैसे, जैसे ये है, इसका सल्क निकालना कोई कॉर्नर औजार बनाने के लिए, तो इसको किसी स्थिर सतह पे रख के और ऐसे हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। मतलब इस कॉर्नर पे जैसे हम रख के किसी दूसरे पत्थर से हथौड़ी वगैरह बना के, एक को तो उसमें हाथ में लेके तोड़ते थे, दूसरे को इसको इस स्थायी सतह पर
टिकाकर। तो तब तक मतलब तब तक ये जब तक कि इनका वांछित उपकरण जैसा ये उपकरण बनाना नहीं चाहिए तब तक ये दो तरीके से यूज करते थे। वो पत्थर का निर्माण करने के लिए दो तरीके, एक तो दबाव सल्प तकनीक और दूसरा जो हाथ में लेके एक पत्थर जिसका औजार बनाना था उसको हाथ में लेके दूसरे को एक हथौड़ी की तरह यूज करके। आग की खोज, अब आग की खोज की बात करें तो इसमें कुरनूला गुफा ढूंढ, जो मानचित्र दिया उसमें कुरनूला गुफा देखते हैं किधर है, वो ये देखो ये रही कुरनूल की गुफा है। ये यहाँ पे है ना राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे आग का आविष्कार, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा ढूंढ। तो यहाँ पे राख के अवशेष मिले, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का जो इस्तेमाल है कई कार्यों में किया जा रहा है, जैसे आग का इस्तेमाल कैसे कैसे, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, वहीं मांस को पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तीन जगह पे इन्होंने आग का यूज किया कि देख रोशनी जहाँ रहते हैं वहां पर रोशनी हो जाए, मांस वगैरह पका ले। और तीसरा मतलब जो जानवर थे जो आग से डरते थे तो उनको भगाने के लिए जो खतरनाक जानवर थे। इसके अलावा बदलती जलवायु, नेक्स्ट है बदलती जलवायु। इसका मतलब क्या है कि लगभग 12,000 साल पहले हमारी दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। मतलब एकदम से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब 12,000 साल पहले कोई क्लाइमेट चेंज होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो जहाँ मतलब उच्च क्षेत्र जो मतलब उच्च टेम्परेचर में जो भी जीव रह सकते थे उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि घास खाकर, घास पैदा होता है उन क्षेत्रों में, घास के मैदान बनते हैं, घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे आए, खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब तक लोग जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ये बात हो रही है 12,000 साल पहले की दुनिया, मतलब नवपाषाण काल की बात। तो क्या होने लग गया था, मतलब कि जो ये जो जानवर थे घास के मैदानों में, जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ चुकी थी। तो इनके पीछे पीछे आए लोग, जो ये आखेटक समाज था, ये लोग जो थे, तो ये धीरे धीरे उनके साथ रहने लगे। ये उनके बिहेव को देख के, उनकी आदतों को देख के यहाँ रच बसने लगे। इनको पालने तक की इसी वजह से सोचा होगा इन्होंने। इसके अलावा मछली भी पाल के खाने का जो इनका मेन भोजन बन चुका था 12,000 साल पहले तक। इस दौरान जो विभिन्न भिन्न भिन्न इलाकों, गेहूँ, अब हम जानेंगे गेहूँ जो और धान जो है इनका क्या सीन था कि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जो धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे थे, मतलब कि पहले से, मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरली उगे हुए थे। और शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन में बटोरना शुरू कर दिया होगा इस आधार पर। पहले यह प्राकृतिक रूप से उगे होंगे और धीरे धीरे फिर इन्होंने कृषि भी स्टार्ट कर दी होगी। अब ये जो तिथि दी हुई है कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्वविद ने बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को क्या बोला है इन्होंने, पूरा पाषाण काल बोला है। पूरा पाषाण मतलब, पूरा शब्द का मतलब प्राचीन, पाषाण काल का मतलब पाषाण, पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण का मतलब पत्थर, मतलब प्राचीन पत्थरों के नाम के आधार पर जिनसे इनके पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। अच्छा, पूरा पाषाण काल है वो लगभग 20 लाख साल से लेके और 12,000 साल तक पूरा पाषाण काल है। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण एवं उत्तर पूरा पाषाण। मानव इतिहास में 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी। मतलब मानव की उत्पत्ति, मानव ने विकास कैसे कैसे जो भी स्टेजेस रहे, खाने पीने की, पहनने की, और भी जो भी मनुष्य के विकास की स्टेजेस की, जो 90% जो था, 1% 12,000 साल बाद हुआ था। तो ये था ये पूरा पाषाण काल में, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। जिस काल में हम पर्यावरण बदलते हुए मिलते हैं, जिस काल में जो अभी क्लाइमेट चेंज हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, उस काल को मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं, मिड पाषाण युग कहते हैं। इसका सामान्य समय अभी हमने देखा था कि 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन, तो इसका सामान्य समय मध्य काल का, मध्य पाषाण युग का था 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। और माइक्रोलिथ मतलब छोटे जो पत्थर के औजार थे उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण के नाम से जानते हैं। 10 साल के बाद इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मट्ठे, हंसिया एवं आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग में औजारों के दौरान भी बनाए, मतलब पूरा पाषाण युग में भी ऐसे औजार बनाए जाते पर थोड़े बड़े मिलते थे।
जैसे जैसे लघु पाषाण और मध्य पाषाण से लघु पाषाण की ओर बढ़ते गए तो इनका आकार छोटा होता गया, इसलिए माइक्रोलिथ भी बोलते हैं इन औजारों को। अगले जो युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, 10,000 साल पहले क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग कहते हैं, जिसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, मतलब ये हमने देख ही लिया कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो पहले नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उगे हुए गेहूं जो से उनको बटोरना स्टार्ट कर दिया, उनसे धीरे धीरे समझने लगे, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वे ऐसा करते करते लोग अनाज को खुद से पैदा करना भी सीख लिया। तो अब तक हमने जाना कि उन्होंने जानवरों को पालने की कैसे सोची होगी, और गेहूं जो मतलब अपने लिए अनाज का पैदा करने की कैसे कैसे विकास हुआ होगा। शैल चित्रकला, मतलब पत्थर, शैल मतलब पत्थर, पत्थर पर जो चित्र अंकित होते हैं, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन पर कुछ उनकी दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से भी मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। ये देखो, एक कोई पीछे भाग रहा है, किसी जानवर के पीछे चित्र मिल रहा है कहीं पे गुफा में। मेनली फेमस कौन है, उनकी गुफाएं हैं वो एमपी एम दक्षिण यूपी के। कौन क्या करता था, मतलब कि लोग क्या क्या करते थे, कैसे कैसे रहते थे। आरंभिक लोग शिकार करते थे, हमने जो जाना है कि फल फूल का संग्रह करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। इसके अलावा हमने अभी ऊपर भी देखा है कि गुफाओं से चित्र भी बनाते थे। तो एक सवाल पूछ रखा है इसमें कि क्या उस टाइम पे महिलाएं शिकार करती थी, पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिला चित्रकारी करती थी, पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। तो इसका मतलब, इसका वास्तव में इसका कोई ज्ञान नहीं है, मतलब ऐसा कोई, इसका अगर आपके मन में सवाल है तो इसका अभी तक कोई आंसर ऐसा मिला नहीं, कुछ ऐसी खोजें हुई कि नहीं कि महिलाएं शिकार करती हो और पुरुष चित्रकारी करते हो या फल फूल इकट्ठा करते हो। तो महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होंगी, कुछ केवल पुरुष। इनके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, मतलब कि अलग अलग महाद्वीप का वो फिर मौसम का, क्लाइमेट का फर्क पड़ जाएगा। आप सर्दी वाले में रहोगे तो आपकी जो परंपराएं अलग रहने वाली, अलग अलग महाद्वीप में रहने वाले लोगों की परंपराएं भी अलग अलग रही होंगी। इसके अलावा भारत में क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, शुतुरमुर्ग देखे होगे, अभी भी दिख जाते हैं कुछ। उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके क्या होते हैं, मनके जो माला में डाले जाते हैं, माला में जो छोटे छोटे मोती टाइप में डाले जाते हैं, वो मनके वो। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो है हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हुंसगी किधर है, ये हमने मैप में देखा था कि हुंसगी किधर है। हुंसगी, हुंसगी ये देखो, ये हुंसगी, ये भी पूरा पाषाण स्थल था। हुंसगी, चूंकि हमने इस जो चैप्टर, ये चैप्टर इसमें पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थलों पर फोकस है, जैसे करनूल के बारे में देखा, भीमबेटका का भाई पूरा पाषाण एक स्थल है। तो जो हुंसगी है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या खास बात है, उसके बारे में है कि यहाँ पूरा पूरा पाषाण युग में कई पूरा स्थल मिले हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए जान मतलब जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं यहाँ पे, जाने जाने वाले। संभवतः आवास एवं उद्योग स्थल रहे होंगे इस क्षेत्र में। छोटे छोटे पुरा पुरा स्थल भी बहुत सारे औजारों के लिए, यहाँ बहुत सारे औजारों के बनाए गए जाने के परिणाम भी मिले हैं। कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, मतलब ये नवपाषाण काल की बात है इसकी में। इसके अलावा एक वो दे रखा है कि अन्यत्र, मतलब जो फ्रांस है, फ्रांस की एक गुफा है, उसमें एक चित्र मिले हैं कुछ छात्रों को, ये जो चित्र है। तो इनके बारे में बताया कि भारत में नहीं, भारत के अलावा विश्व के अनेक क्षेत्रों में ऐसी गुफाएं मिली हैं। जैसे फ्रांस के बारे में बताया कि फ्रांस में इस जो पूरा स्थल की खोज है 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, आज से 100 साल पहले। अब से इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले या 10,000 साल पहले बनाए गए होंगे। इनमें जानवरों के चित्र है, जंगली घोड़े, गाय, भैंसा, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूर जैसे गहरे चमकीले रंगों के चित्र थे। मतलब उस टाइम पे जो जानवर थे उनके चित्र मिले थे। तो इन रंगों में लोह एस्किम चारकोल जैसे खनिज रंग डालने के लिए लोह एस्क का चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तथा यह संभव है कि इन चित्रों का उत्सव के अवसर पर बनाया जाता होगा। इन्हीं शिकारियों का शिकार कर निकालने के लिए, शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। मतलब कि बहुत सारी जो चीज़ मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर पुरातात्विकों ने अनुमान लगाया है कि खेती कैसे की होगी, गई होगी पहले, पशुपालन कैसे किया गया होगा, ये जो चित्र मिले हैं ये क्यों बनाए गए होंगे। फ्रांस के चित्रों के बारे में कहा है कि जो शिकारी थे वो शिकार पर जाने से पहले कुछ उत्सव वगैरह मना के जाते थे, तो उनके इसलिए बनाए गए होंगे।
और इसके अलावा कुछ तिथियां मेन हमने देखा, मध्य पाषाण काल होता है 12,000 से 10,000 साल तक, और 10,000 साल के पहले की बात की जाए तो नव पाषाण युग होता है, जबकि 20 लाख से 10,000 तक 12,000 तक आएंगे जिसको पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कुछ उपयोगी शब्द भी, आखेटक क्या होते हैं, खाद्य संग्राहक जो भोजन को इकट्ठा करते हैं। और उद्योग स्थल, उद्योग मतलब ये जनरली शब्द है, उद्योग का मतलब आवास स्थल का मतलब, उस जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, इन सब के बारे में हमने जाना है। तो ये हमारा जो चैप्टर था इसमें हमने जाना कि शायद जो अवशेष मिले, पहली बात तो अवशेष मिले कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं, कैसे कैसे ये रहते थे, और मतलब खाने पीने के लिए अनाज वगैरह की खोज, पशुओं को पालने की खोज, खेती करने की शुरुआत कैसे की होगी इनने, ये अनुमान लगाए गए पुरातत्वविदों के। तो हमने ये समझा कि कैसे कैसे चित्र क्यों बनाए जाते होंगे। तो आई होप वीडियो मतलब अब जो भी हमने जो समझा वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो वैसे बहुत बेसिक बेसिक चीज़ हैं जो कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मतलब मजबूत करती हैं। तो एक ये भी जाना कि लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, कैसे जाते थे, क्योंकि उस टाइम रेलगाड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी जाना पड़ता था उनको अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, आजीविका के। तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो और ये भी होप है कि पहले वाले चैप्टर आपने देखे होंगे, क्योंकि हमने हमारी सीक्वेंस की जो हिस्ट्री है, सिक्स क्लास की जीएस का लास्ट सीक्वेंस है, पॉलिटी हमने कर ली, ज्योग्राफी हमने कर ली, तो ये हिस्ट्री था। तो वीडियो को लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। और अगर जो भी कुछ क्यूरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।